हेलो नमस्कार, मेरा नाम है चेतन चौधरी। जैसा कि आप जानते हैं, हमने एक वीडियो सीरीज चलाई हुई है जिसमें कि प्लेलिस्ट के माध्यम से हम छोटी छोटी वीडियोस बनाकर आपके सिलेबस को कवर कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम में आपके जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं नीट ट्रिपल एस बी KVS के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार होने वाला है। और इस सिलेबस को जो हम कवर कर रहे हैं, ये आप जानते हैं हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं अब तक। जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं, यहाँ तक ऊपर से लेके और यहाँ तक हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ये प्लेलिस्ट आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाती है और इसके नोट्स जो हैं, सिलेबस के नोट्स और जो भी नोट्स है ये टॉपिक्स के, आप व्हाट्सएप चैनल के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से ज्वाइन करके नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट्स इन द फील्ड ऑफ डिसेबिलिटी। नेशनल इंस्टीट्यूट्स इन द फील्ड ऑफ डिसेबिलिटी, दिव्यांगता के क्षेत्र में राष्ट्रीय संस्थान। तो हम पढ़ने वाले हैं नेम ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट्स, हेडक्वार्टर्स एंड इस्टेब्लिशमेंट ईयर। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे वर्क ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट्स, वर्क ऑफ NIs और इंटरनेशनल बॉडीज़ के बारे में भी इसी वीडियो में हम पढ़ लेंगे। नेम ऑफ इंटरनेशनल बॉडीज एंड हेडक्वार्टर्स। तो नेशनल इंस्टीट्यूट्स के बारे में मैं थोड़ा सा जानकारी दे दूं आपको। नेशनल इंस्टीट्यूट्स राष्ट्रीय संस्थान जो दिव्यांगता के क्षेत्र में काम करते हैं। आप जानते हैं कि हमारी जो पूरा दिव्यांगता का क्षेत्र है वो एक मिनिस्ट्री के अंदर आता है, उसका नाम है MSJE। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, इसको हिंदी में कहते हैं। अब नेशनल इंस्टीट्यूट्स के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि नेशनल इंस्टीट्यूट्स को कौन संचालित करता है। MSJE, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अब नेशनल इंस्टीट्यूट्स के बारे में मैं आपको बताऊं। नेशनल इंस्टीट्यूट्स का जो नेचर होता है वो एक ऑटोनोमस सोसाइटी के रूप में होता है, ठीक है। ऑटोनोमस बॉडी, ठीक है, स्वतंत्र निकाय या स्वायत्त निकाय। तो ऑटोनोमस बॉडी को आप पहले अगर समझें तो जैसे केंद्रीय विद्यालय संगठन है, ये भी एक ऑटोनोमस बॉडी है। इसके बारे में आप जान लें कि आप केंद्रीय विद्यालय संगठन में जब जा रहे हैं तो वो कैसी बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी। तो स्वायत्त निकाय या स्वतंत्र निकाय यह एक ऐसे निकाय होते हैं जिनमें कोई विशिष्ट उद्देश्य के लिए स्थापित किए जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट जो है उनका विशिष्ट उद्देश्य शिक्षा, पुनर्वास और स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास। तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट्स के उद्देश्य हैं। ऐसी ऑटोनोमस बॉडी जिसको भी कहते हैं, वो जब खोली जाती हैं तो उनके विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। अपने दैनिक कामकाज में स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए सक्षम होते हैं, लेकिन सरकार द्वारा कुछ हद तक नियंत्रित भी होते हैं। तो सरकार इनको नियंत्रित करती है लेकिन कुछ हद तक। तो ऑटोनोमस बॉडी के बारे में हम बात करें, ऑटोनोमस बॉडी को स्वतंत्र निकाय बोलते हैं हिंदी में। तो स्वतंत्र निकाय का मतलब होता है कि स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं और सरकार या किसी अन्य संस्था के सीधे नियंत्रण में नहीं होते, ठीक है। सीधे नियंत्रण में नहीं होते मतलब कि जैसे केंद्रीय विद्यालय संगठन है, एक ऑटोनोमस बॉडी है। और ऑटोनोमस बॉडी का मतलब होता है उसमें 51% सरकार की हिस्सेदारी है और 49% केंद्रीय विद्यालय संगठन की हिस्सेदारी है। या फिर कुछ ऐसे ही है, शायद 51 केंद्रीय विद्यालय की या 49 सरकार की। मतलब कहने का मतलब यही है कि कुछ हिस्सा सरकार का होता है और कुछ हिस्सा उनका अपना होता है। तो इसी तरीके से स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, लेकिन नियंत्रण जो होता है वो कुछ हद तक सरकार का होता है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट्स के बारे में जब हम पढ़ें तो नेशनल इंस्टीट्यूट्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था एजुकेशन खोलने का, ठीक है। जब नेशनल इंस्टीट्यूट्स को
खोलने की बात होती है तो एक उद्देश्य होता है उसका एजुकेशन, ठीक है। दूसरा था स्किल डेवलपमेंट, दिव्यांगता के क्षेत्र में। एक उद्देश्य है आपका रिसोर्स बिल्डिंग, या फिर हम कहें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है जी। और आपकी जो प्रोस्थेटिक्स लिम्स या फिर जो भी उपकरण बनते हैं जो दिव्यांगता के क्षेत्र में पुनर्वास में सहायक होते हैं, जो दिव्यांग व्यक्तियों को मान लीजिए एक कृत्रिम अंग लगाए जाते हैं, उनको जो बनाने का काम होता है वो भी ये नेशनल इंस्टीट्यूट्स करते हैं। तो इन सब के बारे में बात करें, एजुकेशन या फिर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या फिर स्किल डेवलपमेंट, जो MSG ही अपने जो आप जानते हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी नियंत्रित करता है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट्स अपने लेवल पे, यहाँ पे चलते हैं, इनका नेशनल इंस्टीट्यूट इन द फील्ड ऑफ डिसेबिलिटी जब हम पढ़ रहे हैं तो फंक्शन पढ़ते हैं इनके, प्रोफेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, थेरेपिस्ट, एजुकेटर्स, रिहेबिलिटेशन वर्कर्स। तो जो प्रोफेशनल एजुकेशन आपको जैसे D.Ed हुई, B.Ed हुई स्पेशल एजुकेशन में, तो ये जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग आपको दी जा रही है ये नेशनल इंस्टीट्यूट्स के द्वारा ही दी जाती है। आप जानते हैं कि मान्यता RCI द्वारा प्राप्त होती है, लेकिन जैसे किसी ने IDD से किया अपना कोर्स B.Ed या D.Ed, तो उसको नेशनल इंस्टीट्यूट्स का जो NIPMID जो है वो मान्यता देता है। तो ऐसे ही डिफरेंट जैसे किसी ने VI से किया तो उसको NIPWID मान्यता देता है देहरादून वाला। तो नेशनल इंस्टीट्यूट्स के फंक्शन में सबसे पहले हम देखें तो प्रोफेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। आपने D.Ed, B.Ed या फिर जो भी स्पेशल एजुकेशन से कोर्स किया होगा वो नेशनल इंस्टीट्यूट्स ने अपने यहाँ से एक तरीके से उसे मान्यता दी है। आप जानते हैं कि इंस्टीट्यूट्स को मान्यता कौन देता है? RCI। और कोर्स डेवलपमेंट का कार्य और या फिर किस प्रकार से कोर्स को संचालित करना है ये कार्य नेशनल इंस्टीट्यूट्स का होता है। साथ ही अपने जो सेंटर्स होते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट्स के, जैसे कि रीजनल सेंटर होते हैं या फिर अपना मुख्यालय भी होता है, वहाँ भी तमाम प्रकार के कोर्स रिहेबिलिटेशन के फील्ड में चलते रहते हैं, जिसमें D.Ed भी होता है, B.Ed भी होता है। यानी कि एक तरीके से हम कहें कि यूनिवर्सिटी कैंपस में भी पढ़ सकते हैं और एक इंस्टीट्यूट के द्वारा भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि हमने पढ़ाई की है। तो थेरेपिस्ट, एजुकेटर्स, रिहेबिलिटेशन वर्कर्स, डेवलपमेंट ऑफ असिस्टेड डिवाइस। डेवलपमेंट ऑफ असिस्टेड डिवाइस का मतलब आप जानते हैं कि दिव्यांगता के क्षेत्र में जो भी कृत्रिम अंग आपको दिए जाते हैं वो उनको बनाने का कार्य जो होता है वो नेशनल इंस्टीट्यूट्स का होता है, ठीक है। कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन। कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन का मतलब है कि समुदाय के अंदर पुनर्वास। मान लीजिए एक तो हो गया आप प्रोफेशनल एजुकेटर्स के द्वारा पुनर्वास करा रहे हैं और बच्चा सेंटर पे आ रहा है, लेकिन कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन का मतलब कि सेंटर खुद बच्चे के पास जा रहा है। तो कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन का मतलब है कि एक कम्युनिटी में जाके रिहेबिलिटेशन की प्रोसेस को चालू करना। रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन। रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन का जो मैंने बताया आपको एजुकेशन का कार्य नेशनल इंस्टीट्यूट्स ही देखते हैं, तो ये सारा रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन सब नेशनल इंस्टीट्यूट्स के द्वारा ही नियंत्रित होता है, ठीक है। अवेयरनेस एंड आउटरीच प्रोग्राम्स। जितने भी आप अवेयरनेस प्रोग्राम्स देखते हैं जो कि टीवी पर भी आते हैं डिसेबिलिटी की फील्ड में, या फिर आप भिन्न भिन्न माध्यमों से अवेयरनेस प्रोग्राम देखते हैं, तो उनको संचालित करने का भी कार्य नेशनल इंस्टीट्यूट करते हैं। पॉलिसी एंड एडवाइजरी सपोर्ट टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को पॉलिसी यानी कि नीतियाँ बनाने में भी सपोर्ट करते हैं और सलाह भी देते हैं। अब यहाँ पे कुछ नेशनल इंस्टीट्यूट्स के नाम दिए गए हैं, उनके इस्टेब्लिशमेंट ईयर दिए गए हैं। हिंदी में भी आप उनके नाम पढ़ सकते हैं, जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, NIPID सिकंदराबाद, ठीक है। तो आपको दो तीन चीज़ें मेन है इसमें जो याद करनी है कि एक तो फुल फॉर्म क्या है। मान लीजिए NIPID लिखा है एग्जाम में कि NIPID की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको
ये पता होना चाहिए कि निपिड की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, और इसका मुख्यालय कहाँ है? सिकंदराबाद में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1984 में। हिंदी नाम आप याद करें या ना करें, लेकिन इंग्लिश नाम जरूर आता है तो आप याद कर लेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद मल्टीपल डिसेबिलिटी, निपमिड। निपमिड कहाँ है? चेन्नई में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2005 में। आप जानते हैं निपमिड के द्वारा आपके एडीडी के कोर्स जितने भी संचालित होते हैं, मल्टी डिसेबिलिटी के कोर्स संचालित होते हैं, तो इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटी, राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग सशक्तिकरण संस्थान देहरादून। तो इसको लेकर काफ़ी मतलब अगर इस्टेब्लिशमेंट ईयर की बात करें तो इसमें कई डेट आपको देखने को मिल सकती हैं। तो इसका एक छोटा सा इतिहास है कि 1943 में जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो वो नेशनल इंस्टीट्यूट से एक लाइब्रेरी के रूप में कार्य करता था, ये जो कि विजुअली इम्पेयर्ड के, आप कह सकते हैं कि विजुअली इम्पेयर्ड तो नहीं, लेकिन विजुअली एक दृष्टि विकलांग जो व्यक्ति होते थे, दृष्टि दिव्यांग जो व्यक्ति होते थे, उनके लिए कार्य करता था। फिर 1950 में जब देश आज़ाद हुआ, गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया। फिर 1979 में ये नेशनल इंस्टीट्यूट बनता है और 2016 में इसका जो नाम होता है वो होता है नेपविड, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटी, ठीक है। पहले नाम NIVH था, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअल हैंडीक्राफ्ट। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटीज NILD कोलकाता, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1978 में हुई थी। तो आपको कुछ चीज़ें बिल्कुल रट लेनी है कि नेशनल इंस्टीट्यूट का मुख्यालय कहाँ है। तो मान लीजिए आपकी जो एग्जाम में क्वेश्चन NILD लिखा आता है, तो NILD किसे कहते हैं आपको एक तो फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द लोकोमोटर डिसेबिलिटीज, ठीक है। मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। स्थापना कब हुई थी? 1978 में, ठीक है, 1978 में। अलियावर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान, अलियावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज दिव्यांगजन, ठीक है। तो अलियावर जंग का संस्थान कहाँ है? मुंबई में, ठीक है। और 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च कटक में है इसका संस्थान जो है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन NIMHR सीहोर, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान सीहोर। 2019 में इसकी स्थापना हुई थी और सीहोर मध्य प्रदेश में हुई थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान नई दिल्ली, 1976 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर ISLRTC, भारतीय सांकेतिक भाषा एवं अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र नई दिल्ली, 2015 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट NIPCCD नई दिल्ली, राष्ट्रीय लोक सहयोगी एवं बाल विकास संस्थान नई दिल्ली, ठीक है। तो 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये कुछ नेशनल इंस्टीट्यूट्स थे, इनके बारे में आपको बताऊं। आपको मेनली 2-3 चीज़ें ही याद करनी है। पहली फुल फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फुल फॉर्म आप नहीं इग्नोर कर सकते, तो फुल फॉर्म आप याद कर लीजिए। और ये टॉपिक ऐसा है, मैंने आपको बताई है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आधार बना के ये आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप देखेंगे DSSB में जितने क्वेश्चंस आए हैं उनमें किसी न किसी पेपर में राष्ट्रीय संस्थान को लेकर 1-2 क्वेश्चन मिलता है। तो एक छोटा सा टॉपिक है और आपको 1-2 नंबर पक्का दे के जाएगा। तो आप 2-3 चीज़ें बिल्कुल याद कर लीजिए कि नेशनल इंस्टीट्यूट्स की फुल फॉर्म क्या है और इसकी स्थापना कब हुई थी, और दूसरा इसका मुख्यालय कहाँ पे है, ठीक है। तो जब आप और फिर किस क्षेत्र में काम करता है ये भी देख सकते हैं। देखिए
नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटी लिखा हुआ है, तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी के क्षेत्र में काम करता है। ये कोई बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की चीज़ नहीं है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, तो निश्चित जाहिर सी बात है कि वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज यानी कि बौद्धिक दिव्यांगता के क्षेत्र में काम करता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीपल डिसेबिलिटीज, तो जाहिर सी बात है मल्टीपल डिसेबिलिटीज के क्षेत्र में काम करता है। ऐसी जब आप फुल फॉर्म पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस क्षेत्र में काम करता है, ठीक है ना। आगे हम देखें इंटरनेशनल बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे। इंटरनेशनल बॉडीज में जो डिसेबिलिटी के क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो हुई थी वो 1948 में हुई थी। मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसका जो रोल है वो रिहेबिलिटेशन यानी पुनर्वास में वो है। डेवलप ग्लोबल स्टैंडर्ड्स फॉर रिहेबिलिटेशन यानी कि मानक निर्धारित करता है एक तरीके से कि जो रिहेबिलिटेशन है उसमें आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, वो चीज़ें निर्धारित करता है WHO। रिहेबिलिटेशन 2030 इनिशिएटिव यानी कि 2030 तक आपके क्या क्या लक्ष्य प्राप्त हो जाने चाहिए रिहेबिलिटेशन की प्रोसेस में, ये सारी चीज़ें WHO निर्धारित करता है। सपोर्ट कंट्रीज इन इंटीग्रेटिंग रिहेब इनटू हेल्थ सिस्टम्स, इंटीग्रेशन प्रोग्राम चलाता है तमाम देशों में और हेल्थ सिस्टम को मजबूत करने की दिशा में कार्य करता है। पब्लिशेस गाइडलाइंस फॉर असिस्टिव टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन। आप जानते हैं WHO CRE भी कंडक्ट कराता है, 50 पॉइंट की CRE, बहुत सारे लोग आप इस चीज़ से अवगत होंगे। तो कम्युनिटी बेस्ड रिहेब प्रोफेशनल्स जो होते हैं उनको गाइड करता है तमाम क्षेत्रों में, प्लस असिस्टिव टेक्नोलॉजी जो भी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उनको लेके अवेयरनेस रिहेब प्रोफेशनल के माध्यम से फैलाता है। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, फुल फॉर्म आप इग्नोर मत कीजिएगा क्योंकि फुल फॉर्म कई बार आ जाती है जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं और चारों कन्फ्यूजन होते हैं कि सही वाली फुल फॉर्म कौन सी होगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड फुल फॉर्म है, ठीक है। तो फंड की जगह पे फंक्शन भी दे सकते हैं ऑप्शंस में, तो आपको एक्यूरेट वाली फुल फॉर्म याद करके ही चलनी है, जिससे कि एग्जाम में आप जब देखें फुल फॉर्म को तो सही वाला टिक आप देखते ही लगा दें, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट यूनिसेफ का जो हुआ था वो 1946 में हुआ था, न्यूयॉर्क सिटी USA में, ठीक है। रोल इन रिहेबिलिटेशन, पुनर्वास के क्षेत्र में जो रोल है वो है चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज पे फोकस करता है। प्रमोट इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा को प्रमोट करता है। हेल्थ केयर, स्वास्थ्य को प्रमोट करता है। एंड प्रोटेक्शन यानी कि उनके अधिकारों की सुरक्षा भी प्रोटेक्ट करता है। दूसरा आप देखेंगे प्रोवाइड्स असिस्टिव डिवाइस, अर्ली इंटरवेंशन एंड साइको सोशल सपोर्ट। असिस्टिव डिवाइस यानी कि आपके मान लीजिए कहीं पे प्रोस्थेटिक लिम्स वगैरह जो है और कोई गरीब कंट्री है तो वहाँ पे प्रोवाइड करने का काम यूनिसेफ करता है। अर्ली इंटरवेंशन आपको मैंने पिछली वीडियोज में अच्छे से समझा दिया है कि बच्चे में अगर डिसेबिलिटी है तो उसको जल्द से जल्द अगर नियंत्रित कर लिया जाता है तो उसको अर्ली इंटरवेंशन कहते हैं, ताकि डिसेबिलिटी को बढ़ने से रोका जा सके। एंड साइको सोशल सपोर्ट, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। यूनेस्को की फुल फॉर्म आप देखेंगे यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। 1945 में स्टेबलाइज्ड हुआ था। हेडक्वार्टर है इसका पेरिस फ्रांस में और रिहेबिलिटेशन में रोल है इसका। इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी को प्रमोट करता है। वर्क्स ऑन रिमूविंग बैरियर्स इन एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर। स्पेशल एजुकेशन में जो मेन रोल होता है आपका स्पेशल एजुकेटर, एज ए स्पेशल एजुकेटर, वो है बच्चे के लिए बैरियर फ्री इन्वायरमेंट बनाना। वही सेम रोल यहाँ पे जो है आपको बता रहा है यूनेस्को भी सेम रूल बैरियर फ्री इन्वायरमेंट बनाने की दिशा में काम करता है। कोलैबोरेट ऑन पॉलिसीज फॉर इंक्लूसिव टीचिंग एंड लर्निंग एनवायरनमेंट, तमाम तरीके के कोलैबोरेटिव प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब लेबर लिखा हुआ है तो आप समझेंगे कि डिसेबिलिटी की फील्ड में क्या काम हुआ। 1919 में इसकी स्थापना हुई थी जिनेवा स्विट्जरलैंड में। 1919 में इसकी स्थापना हुई थी जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और रिहेबिलिटेशन में रोल है एडवोकेट्स फॉर द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज इन एम्प्लॉयमेंट।
ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में एडवोकेट करता है राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी कि जो भी दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति हैं उनको रोजगार कैसे दिया जाए उसकी वकालत करता है। ठीक है, तो रोल आ गया। इम्प्लीमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग एंड रिटर्न, इम्प्लीमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग एंड रिटर्न टू वर्क प्रोग्राम, वोकेशनल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है और रिटर्न टू वर्क प्रोग्राम यानी रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स में मदद करता है। प्रमोट्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड एंटी डिस्क्रिमिनेशन इन द वर्क प्लेस, समान अधिकारों की बात करता है और भेदभावपूर्ण व्यवहार को विरोध करता है। ठीक है, तो UNCRPD बहुत इम्पोर्टेंट, आप ये फुल फॉर्म भूल के भी इग्नोर ना करें। UNCRPD का मतलब है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। इसके बारे में हम और पढ़ें। अडेप्टेड इन 2006, केम इनटू फोर्स इन 2008। तो 2006 में इसको अडॉप्ट किया गया था और 2008 में पूर्णतः इसको लागू किया गया। हेडक्वार्टर्स ऑपरेट्स अंडर द UN ऑफिस टू द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। तो हेडक्वार्टर्स का जिनेवा स्विट्जरलैंड भी कह सकते हैं हम, क्योंकि ये ऑपरेट होता है आपका UN ऑफिस के हाई कमिश्नर से, जो कि ह्यूमन राइट्स का हाई कमिश्नर होता है UN ऑफिस का, वहाँ से ये ऑपरेट होता है। तो जिनेवा स्विट्जरलैंड यानी कि जो WHO का आपका हेडक्वार्टर है वहीं से ये भी संचालित होता है। लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी, आप जानते हैं एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसमें कि UN के जो सदस्य देश हैं, UNCRPD की अगर आपको मैं डीप में बताऊं तो UN के जो सदस्य देश हैं उन्होंने हस्ताक्षर किया था, जिसमें जो ट्रीटी थी वो ये थी कि अपने देश में पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं उनके लिए अधिकार बनाएंगे, कानून बनाएंगे और उनको लागू करने के लिए तमाम प्रकार से कोशिश करेंगे। तो उसमें भारत भी एक सदस्य देश था, जिसका प्रभाव आप देखते हैं कि तमाम प्रकार के कानून आपके लागू हो रहे हैं, उसका जो UNCRPD उनको मॉनिटर करता है। लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी आर्टिकल 26 स्पेसिफिकली कवर्स हैबिटेशन एंड रिहेबिलिटेशन, मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसेबिलिटी राइट अक्रॉस मेंबर कंट्री। जो भी UN मेंबर कंट्रीज हैं उनमें डिसेबिलिटी राइट्स क्या होंगे उनको मॉनिटर करता है। तो ये आज की वीडियो थी। यहाँ पे आज हमने समझा नेशनल इंस्टीट्यूट्स क्या होते हैं, उनके रोल क्या होते हैं और इंटरनेशनल बॉडीज़ का रोल क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।